सुबह का वक्त था, ऊपर से संडे। कुछ लोग सुबह उठकर आसपास घूम रहे थे और आनंद ले रहे थे कि जिंदगी का। वही कई लोग बिस्तर में दुबके हुए थे। उनके लिए संडे मतलब देर तक सोना और कुछ नहीं। इसी बीच रिचेस सिटी में अयान का घर में सभी सोए हुए थे। सुबह के करीबन 8 बज रहे थे, लेकिन घर में काम करने वाले कुछ नौकरों को छोड़कर घर में कोई नहीं जग रहा था। अयान ने इसी वक्त का फायदा उठाया और अपनी माँ का फ़ोन जेब में रखकर निकल गया। वह सीधे भागते हुए घर से बाहर आ गया और चैन की सांस ली। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को कानो कान खबर हो कि वो इस वक्त घर के अंदर नहीं है। वह सीधा वहाँ से भागा और एक बड़े दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसके मन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। उसने काफ़ी हिम्मत करके डोरबेल बजाई और सामने लगे स्पीकर से आवाज़ आई, कौन है? यह आवाज़ सुनकर अयान काफ़ी डर गया था, क्योंकि वह आवाज़ अपने आप में एक भारीपन लिए हुए थी। अयान ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और कहा, मैं हूँ आंटी अयान, हम कल मिले थे ना। आती हूँ। अब यह आवाज़ काफ़ी मधुर थी और ज़ोरदार आवाज़ के साथ वह दरवाज़ा खुला। सामने उस घर की मालकिन नीलावंती लाल साड़ी में थी। वह आज कल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अयान उसे बस यूं ही देखता रहा। उसे याद आया, सेम टू सेम ऐसी ही साड़ी उसने अपनी माँ के लिए खरीदी थी। वह उनके जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उनके जन्मदिवस के 2 दिन पहले ही वो हादसा हो गया और अयान की माँ मिस ममता का स्वर्गवास हो गया। और वो लाल साड़ी आज भी गिफ्ट पैक की हुई अयान की अलमारी में पड़ी है। नीलावंती ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अयान ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, मैं तो मुझे बस माँ की याद आ गई थी। नीलावंती अंदर आओ कहते हुए अंदर रखे सोफे पर पसर गई। अयान भी उनके पीछे पीछे आया और सोफे के एक किनारे पर बैठ गया। आज अयान को यह घर बेहद खूबसूरत लग रहा था। हर चीज़ नई चमकती हुई और खूबसूरत। कल जो कबाड़ खाना था, आज एक खूबसूरत घर में बदल चुका था। अयान ने चारों ओर नज़र घुमाते हुए कहा, वाह आंटी, आपने तो एक ही दिन में इस घर की काया पलट कर रख दी। जवाब में नीलावंती बस मुस्कुरा दी। नीलावंती ने कहा, जरा रुको, मैं चाय लाती हूँ, और किचन की ओर लपक गई। अयान बैठे सोच रहा था कि वह किस तरह अपनी बात उनके सामने रखे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। थोड़ी देर में नीलावंती बढ़िया नाश्ते के साथ 2 कप चाय लेकर हाजिर हो गई। आज अयान बिना किसी ना नुकुर के चाय ले ली और पीने लगे। नीलावंती ने पूछा, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कुछ काम था या बस मुझसे मिलने आए हो? अयान को तो बस इसी मौके की तलाश थी। उसने कहा, नहीं आंटी, मुझे कुछ काम था। उसने अपनी जेब से एक पुराना आईफोन निकाला जो कि उसकी माँ ममता का था और कहने लगा, यह फ़ोन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसमें उनकी बहुत सी यादें हैं। यह मुझे कल एक पुराने लॉकर से मिला, पर मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगी? नीलावंती ने फ़ोन हाथ में लेकर कहा, यह तो बहुत पुराना फ़ोन है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। यह कहते हुए उन्होंने पास में रखी एक मैकबुक से उस फ़ोन को एक तार से जोड़ा और कीबोर्ड को कुछ बटन दबाने लगी। लैपटॉप के ठीक सामने अयान बैठा चाय पी रहा था, इसलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा था कि वह क्या कर रही है। अचानक नीलावंती ने कहा, आपने अपने पापा या चाचा से क्यों नहीं कहा? अयान को जैसे सांप सूंघ गया हो। उसने हकलाते हुए कहा, वो पापा मुझे मेरी माँ को यादों से बाहर लाना चाहते हैं। उन्हें पता चला तो बहुत डांटेंगे। तभी अयान की नज़र उसी हॉल में रखे एक शीशे पर पड़ी, जिसमें उस लैपटॉप का स्क्रीन नज़र आ रहा था जिसमें नीलावंती काम कर रही थी। वह ब्लैक था। लैपटॉप उसने चालू भी नहीं किया था। अयान को यह देखकर मन ही मन गुस्सा आने लगा। अगर नहीं कर सकते तो सीधा मना कर देते। उसे धोखा देकर नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? अयान ने गुस्सा मन में दबाते हुए कहा, नहीं हो रहा है तो दीजिए आंटी, मैं कहीं और से करवा लूँगा। अचानक नीलावंती बोल पड़ी, विजय 2007 इस मोबाइल का पासवर्ड है। विजय तुम्हारे बचपन का नाम था, जिसे बाद में बदला गया। अयान का मुंह खुला का खुला रह गया। लैपटॉप अभी भी बंद था और उसने पासवर्ड कैसे पता कर लिया? अयान कुछ पूछने ही वाला था कि नीलावंती का फ़ोन बज उठा और उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, ठीक है, आ जाओ, मैं इस वक्त घर में ही हूँ। अयान ने जब यह सुना तो उसे लगा उसे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए,
क्योंकि यहाँ कोई इनसे मिलने आने वाला है। अयान ने अपना फ़ोन मांगा और उन्हें सच्चे दिल से धन्यवाद दिया और फिर आऊँगा कहते हुए चला गया। बाहर आकर ना जाने क्यों वह रोड पर रुक गया। उसे देखने की इच्छा हुई कि इस अजनबी शहर में उनसे मिलने कौन आ रहा है। वो वहीं पास में बैठ गया। थोड़ी देर में एक बाइक वाला जवान लड़का आया जिसने एक काले रंग की टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। वह किसी कंपनी का सर्विसर लग रहा था। वह थोड़ी देर बाद अपने हाथ में एक लैपटॉप लेकर वापस आया और बाइक के लॉकर में रखने लगा। अयान दौड़कर उनके पास आया और पूछा, आप सर्विस वाले हो? उस लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, मैं एप्पल कंपनी के लिए काम करता हूँ। अयान ने लैपटॉप की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लैपटॉप में कुछ परेशानी है? उस लड़के ने कहा, हाँ, इसका मदरबोर्ड गया है, यह चालू नहीं हो रहा है। अयान को बड़ा अजीब लगा क्योंकि यह वही लैपटॉप था जिसमें काम करते हुए नीलावंती ने अयान को मोबाइल का पासवर्ड बतलाया था। अयान सोचते सोचते घर आया। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। अयान के पिता सूर्यकांत ने उसे डांटते हुए कहा, अयान, सुबह सुबह कहाँ घूम रहे हो? संडे है तो यह तो नहीं कि तुम पढ़ लिख लूँ, बस सारा दिन आवारागर्दी करते घूमते रहना है। अयान की आंखें नम हो गई कि बीच में पायल ने झूठा प्यार दिखलाते हुए कहा, अजी छोड़िए, बच्चा है, यही तो उम्र है यह सब करने की। अयान बेटा, जल्दी से नाश्ता कर लो। अयान उनकी कुटिलता समझता था। उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और सीधे अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब वह सीधे ही ममता का मोबाइल लेकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने नीलावंती द्वारा दिया गया पासवर्ड लगाया और वह फ़ोन कुछ ही सेकंड में चालू हो गया। अयान की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह सीधे जाकर गैलरी में तस्वीरें देखने लगा। वहाँ अयान के जन्म से लेकर वो हादसा होने तक की बहुत सी तस्वीरें थी जिसमें उसकी माँ भी थी। ममता को सेल्फी लेने का बहुत शौक था। जब अयान उन तस्वीरों से बोर हो गया तो व्हाट्सएप देखने लगा। उसने देवर जी पर टच किया और चैटिंग पढ़ने लगा। अयान को थोड़ा अजीब लगा कि उसकी माँ और चाचू के बीच क्या बात होती होगी। पूरा चैटिंग पढ़ने के बाद अयान को चक्कर आने लगा। वह पूरा हिल गया। उसे पढ़कर यह साफ था कि उसका चाचा मयंक उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वह पायल की सभी अतरंगी वीडियो नेट पर वायरल कर देगा। उसने कुछ वीडियो भेजे भी थे जो कि अभी दिख नहीं रहे थे। अयान ने सीधा पायल में जाकर देखा और उसे वो मिल गया। उन सभी में मयंक पायल के साथ बड़ी जोर जोर से बलात्कार कर रहा था और वो ऐसे ही रो रही थी मानो मर ही जाएगी। उसके बाद अयान सीधे व्हाट्सएप पर आया और पायल को ढूंढने लगा। कुछ वक्त के बाद मिल गया। वह चैटिंग पढ़कर अयान को यकीन हो गया कि मयंक और उनकी बहन पायल मिलकर ममता को बेवकूफ़ बना रहे थे। पायल हाय बेचारी बनकर ममता के आगे हाथ पैर जोड़ रही थी कि वो उसे बचा ले वरना वह आत्महत्या कर लेगी, और ममता बोली बाली उनकी बातों में आकर फंसते जा रही थी। अब सारा केस आईने की तरह साफ था। मयंक और पायल ममता और सूर्यकांत से जलते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर ममता को फंसाया और मार डाला, और अब कभी ना कभी सूर्यकांत को भी मार ही डालेंगे। अयान की आंखों से आंसू झलकने लगे। वह बिस्तर पर रोते रोते लुढ़क पड़ा और ना जाने कितनी देर बस यूं ही आंसू बहाता रहा। वही इसी कमरे में एक किनारे पर एक साया खड़ा एकटक उसे देख रहा था। वो ममता की आत्मा थी जो अयान को चुप कराना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, पर इस वक्त वह बेबसी से ऊपर देखकर चिल्ला रही थी, हे भगवान विष्णु, क्या मेरी वर्षों की पूजा का यही फल दिया है आपने? मैं अपने ही बच्चे के आंसू तक नहीं पहुंच सकती। और वह भी रोने लगी। तभी अयान की चेतना जाग उठी। उसे अपने कमरे में किसी और की भी रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सामने देखा तो उसे ममता दिख गई। वह अजीब से चमक रही थी और रोए जा रही थी। अयान कुछ सहमे हुए बैठा और माँ पुकारा। ममता ने भी सामने देखा। उसका बेटा अयान उसकी ओर देखकर रो रहा था। वह शायद उसे देख सकता था। ममता ने सीधे आकर अयान को गले लगा लिया। वह मन ही मन बोल पड़ी, हे नारायण, आपको कोटि कोटि नमन। आपने एक बेबस माँ की पुकार सुन ली। दूसरी ओर अयान भी अब तेज रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने एक बर्फ की मूर्ति को गले लगाया है, लेकिन वह बहुत आत्मसंतुष्ट था। कितने सालों बाद उसे किसी ने प्यार से गले लगाया था, और वो भी उसकी माँ ही थी। भले ही उसका शरीर नहीं था, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। ममता ने नीचे झुककर अयान का मस्तक चूम लिया और गले लगाकर रोने लगी। उनकी रोने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। सूर्यकांत बाहर कहीं जा रहा था। जब उसने अयान के दरवाजे से रोने की आवाज़ सुनी तो उसका भी दिल कांप उठा। वह भी अचानक रो पड़ा। अयान अयान कहते हुए दरवाज़ा पीटने लगा।
पर अंदर सिर्फ रोने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। सूर्यकांत भागकर गया और स्टोर रूम में एक कुल्हाड़ी लेकर आया और धड़ाधड़ दरवाजे पर मारने लगा। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल गया और सामने का नज़ारा देखकर सूर्यकांत सहम गया। सामने ममता एक अजीब सी चमक लिए अयान से लिपटी थी और रोए जा रही थी। अयान भी रो रहा था। सूर्यकांत कंपकपी आवाज़ में कह उठा, ममता। ममता ने भी सूर्यकांत को देखा और बिलक पड़ा। वह ममता को सच्चे दिल से चाहता था। घर वालों ने बच्चे का हवाला दिया, इसलिए उसने पलक से शादी कर ली, किंतु सुहागरात वाले दिन ही उसने पलक को यह स्पष्ट कर दिया कि वह ममता की जगह उसे नहीं दे सकता, बस उसे पत्नी के रूप में अपनाया है। ममता सीधे जाकर सूर्यकांत से लिपट गई और रोने लगी। न जाने कितनी देर तक वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। उसके बाद ममता ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और उसने पूरा कच्चा चिट्टा मयंक और पलक का खोल कर रख दिया। सबूत के तौर पर मोबाइल तो था ही। सूर्यकांत ने जब उस मोबाइल को देखा तो सदमे से बिस्तर पर बैठ गया। उसी के सगे भाई, जिसे उसने अपने बचपन में अपने बेटे की तरह पाला पोसा था, उसी ने उसकी पीठ पर इतना बड़ा खंजर घोंपा था। सूर्यकांत गुस्से में चीख उठा और कमरे से बाहर चला गया। अयान ने अपने पापा को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह कांप उठा और बिस्तर के कोने में बैठ गया। सूर्यकांत गुस्से में किसी जहरीले और भयानक नाग की तरह फुंकार मार रहा था और अपने कमरे में पूरे बदहवास से कुछ ढूंढ रहा था। ममता की आत्मा वहां गई और सूर्यकांत को रोकने लगी। उसे उसके बच्चे अयान की दुहाई देने लगी। अगर उसे कुछ हो गया तो अयान का क्या होगा? सूर्यकांत के सर पर खून सवार था। वो ममता की बातों को अनसुना कर बहुत ही गुस्से में कुछ ढूंढ रहा था। देखते ही देखते पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया, मानो वहां आंधी आई हो। सूर्यकांत को जब वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी, तो उसने अलमारी के शीशे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह शीशा चकनाचूर हो गया और उसके हाथों से लाल रक्त की धार छूट पड़ी। उस झटके से अलमारी के ऊपर रखा एक छोटा ब्लैक सूटकेस गिर पड़ा और सूर्यकांत की आंखों में चमक आ गई। उसने उस सूटकेस को लपक लिया और एक झटके में खोला। उसमें एक ब्रेठा M9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रखी थी। सूर्यकांत ने उस बंदूक को गुस्से में थाम लिया और मैगजीन बाहर निकाली। वह खाली थी। सूर्यकांत को यह देखकर ममता पर बहुत गुस्सा आने लगा। ममता सूर्यकांत की गुस्से से वाकिफ थी, इसलिए वह बंदूक हमेशा खाली ही रखती थी। सूर्यकांत ने जल्दी जल्दी उस मैगजीन को लोड की और बंदूक में लगाकर सभी लॉक अनलॉक कर दिए। उसके बाद सूर्यकांत ने एक हवाई फायर किया, जिससे गोली की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी और उसके बाद पूरे घर में मयंक और पायल को ढूंढने लगा। जब उसकी नज़र पार्किंग में पड़ी तो समझ आ गया कि मयंक और पायल हमेशा की तरह संडे को कहीं बाहर घूमने गए होंगे। सूर्यकांत ने जल्दी से अपनी कार की चाबी उठाई और गुस्से में ड्राइविंग करता हुआ निकल पड़ा, मयंक और पायल को उनकी करनी की सजा देने। कार की बगल वाली सीट में ममता बैठी अभी भी सूर्यकांत को रोकने की कोशिश कर रही थी।